ये गलत फहमी लोगों को हो जाती है कि 4 लाख तो डॉक्टर ने ले लिए, हाँ। काम कुछ किया नहीं। और उन्होंने पूरे सब चीज़ों के लिए दिए हैं, नर्सिंग के लिए दिए हैं, जीडीए के लिए दिए हैं, इक्विपमेंट्स के लिए दिए हैं, रूम रेंट के लिए दिए हैं। ये इसमें डॉक्टर एक बहुत छोटा मोहर है, इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेयर। मैं हर सर्जरी से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कोई शक उसमें बोलने में कोई वो नहीं है। आई डू इट एवरी टाइम। इन्होंने मुझे अपनी बॉडी दी है, इससे बड़ा भरोसा या ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको अपनी बॉडी दे रहा है ऑपरेट करने के लिए। तो आई वांट कि उससे बेटर बन के मैं उसको वापस करूँ। तो काफ़ी डॉक्टर्स ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर जब भी जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। तो दिस इज़ अ वे टू डू इट, जिसके अंदर मुझे लगता नहीं कुछ गलत है, क्योंकि पेशेंट का कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में आ गया कि सर्जरी बेकार है, इससे 3 से 5 साल में डेथ है। सिर्फ डॉक्टर हॉस्पिटल को ब्लेम करने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 80% ऑफ लोगों के पास तो इंश्योरेंस ही नहीं है। आप 40 साल के हो जाते हो, 50 साल के, आप सोचते हो कि मेरा तो CGHS कार्ड है, इसी से काम हो जाएगा। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। लेकिन 60 साल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती नहीं है। तो वो इंश्योरेंस उनको देना चाहते हैं जो इंश्योरेंस जो यूज़ ही ना करें। जब आप खाना ज़्यादा खा लेंगे, कैलोरी बढ़ गई, एक्टिविटी कम है तो वेट बढ़ जाएगा। अगर आप जो कैलोरी खा रहे हैं उससे ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो वेट लॉस होता है। पैसे तो हर कोई कमा सकता है, एज अ डॉक्टर आप दुआ भी कमा सकते हैं, और वो वहाँ पर काम आती है जहाँ पैसे काम नहीं है। आप लोगों में से कौन कौन डॉक्टर बनने का सोच रहा है? जो सोच रहा है वो रुक जाओ, और जो सोचता है कि किसी और को डॉक्टर बनाना है तो वो भी रुक जाओ, क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के बाद क्या स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो आज इन बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हॉस्पिटल्स कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी जानेंगे, क्या क्या न्यू टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में जिससे वेट लॉस जर्नी लोगों की चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी जानेंगे। सो लेट्स वेलकम टू द शो डॉक्टर रजत। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? Thank you. Thank you for inviting me at the show. I am Dr. Rajat Goyal. I am a director of IndiaMine Healthcare Private Limited, New Delhi, India. I think बाकी चीज़ें शो में जब आएंगी तब धीरे धीरे पता चलता जाएगा आपको मेरे बारे में। सो डॉक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, डॉक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? सो हाउ डिड दिस स्ट्राइक यू, या कब आया दिमाग में मुझे डॉक्टर बनना है? एक्चुअली तो मेरे दिमाग में कभी डॉक्टर बनने का था ही नहीं। अच्छा। सबके पेरेंट्स जब हमारे एज में, जब हम सोचते हैं 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरी 12th पास हुई थी, तो हर बच्चे के माँ बाप सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर, तीसरा ऑप्शन देते ही नहीं थे। राइट। तो आई थिंक मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। मेरा नेशनल स्टेडियम में सिलेक्शन भी हो गया था। अरे वाह। तो बट वी कुड नॉट अफोर्ड द किट, तो मैं गया ही नहीं उसके बाद। और अल्टीमेटली आप कहते हैं कि दिस डिसीजन वाज डन बाय यूनिवर्स, नॉट मी। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, उन्होंने ऑप्शन मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। तो एक्चुअली यूनिवर्स सेंड यू मैसेंजर्स, तो मुझे एक मैसेंजर की तरह ये ऑप्शन मिला। बाय टिल 10th आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे 60-70% मार्क्स आते थे, ना ही मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था पढ़ाई में। सडनली 11th-12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और मैं टॉप 2 स्टूडेंट्स में आ गया। तो फर्स्ट लड़की थी, सेकंड मैं आता था, तो लोगों ने बोला कि यार ये दोनों टॉपर हैं, इन्हीं पे ध्यान दो। अल्टीमेटली वो लड़की डॉक्टर बन गई, मैं डॉक्टर बना नहीं। तो उसने मुझे बोला पहले कुछ करके दिखाओ, फिर आगे देखते हैं। तो ये मैसेंजर था यूनिवर्स का फर्स्ट, जिसकी वजह से शायद मैं डॉक्टरी की तरफ गया। अच्छा, अब आपने फॉर श्योर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, राइट? MBBS का जो ड्यूरेशन होता है वो कैसा रहा आपका, हाउ वाज दैट? सबसे पहले तो मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम मेरे को लगता है फेयर एग्जाम नहीं है। मतलब आपके 200-300 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी बारी लोगों के तुक्के से भी ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी बारी जो लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है, मुझे लगता है वो एक तरीके से इट इज़ नॉट द राइट वे टू डिसाइड कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। 1995 में जब मैंने 12th पास किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ। अच्छा। तो हमेशा से लोग कहते थे कि संगल्स की कोचिंग कर लो, अगले साल हो जाएगा। तो आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि कोचिंग कर लिया हो जाएगा। तो मेरा अगले साल भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली इस टाइम पे फिर लोग छोड़ देते हैं, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा अब तो सीधा जो अपनी रूटीन BSc वगैरह उसी में चले जाते हैं। तो मैंने वेंकटेश्वरा कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ज्वाइन भी कर लिया था आपने वहाँ? तो मेरे को 3 महीने बाद लगा कि यार ये जो पत्थर वत्थर ये बनाते हैं, ये मुझे नहीं बनाना। तो आई टेक माई ओन डिसीजन। उस टाइम मैंने उसको एकदम से छोड़ दिया। अच्छा। एंड आई स्टार्टेड, मैंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने की। तो 6-7 महीने मैंने पूरी 100% एफर्ट दिया। मैंने कहा एक बार 100% एफर्ट दो, नहीं होगा फिर देख लेंगे। तो उस 6-7 महीने में सोया ही नहीं। आई थिंक 16-18 आवर्स मैंने पढ़ाई की, एंड आफ्टर दैट आई गॉट 4th रैंक इन DPMT। और मेरा पेपर में भी फोटो छपा, मेरे पास अभी भी है वो। अच्छा। और शुरू में 3 लोगों का ऊपर फोटो आता है, बाकी नीचे आता है, मेरा ऊपर फोटो है। अरे वाह। तो मेरे फादर ने बड़ा संभाल के रखा। इतनी चीज़ें चेंज हुई कि जो लोग मुझे कहते थे खेलता रहता है, कुछ काम नहीं करता, वो मुझे फ़ोन करके पूछने लगे गाड़ी खरीद रहे हैं, कौन से रंग की खरीदें। इट्स अ सिचुएशन विच हैपन्स
तो Right, दैट it वाज द happens. फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है. कोई वैल्यू ट्रू दैट डॉक्टर, ट्रू दैट, मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं है तो कोई कोई आपकी value नहीं है. वैल्यू नहीं है. ट्रू दैट ऑन दैट. अच्छा, अभी आपने एग्जामिनेशन के ऊपर बोला कि दैट्स नॉट फेयर. सो अभी पीछे भी हमने देखा था, नीट में भी रिजल्ट्स बहुत ऊपर नीचे हुए थे, एंड चीज़ें मतलब स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रोटेस्टेड अ लॉट, राइट, पेपर भी लीक हो रहा था. तो उसके लिए आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशंस आर नॉट करेक्ट, या आई मीन व्हाट डू यू फील, क्वेश्चन पैटर्न्स, या क्या आपको लग रहा है? एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है ना वो मेरे ख्याल से फेयर नहीं है. एग्जाम के स्ट्रक्चर में आप एक एमसीक्यूज देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जो बेस्ट हो. उसमें हो सकता है 2 या 3 आंसर ठीक हो. तो फिर मुझे लगता है कि वो एक सही जजमेंट नहीं है किसी भी बंदे के लिए कि 3 घंटे के अंदर आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा. तो दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट हमेशा से. सेकेंडली जो लीकेज वाला पार्ट आप कह रहे हैं वो तो तब भी होता था. अच्छा. और आई थिंक तब छोटे स्केल पे होता था, अब थोड़ा बढ़ गया है. बढ़ गया है क्योंकि देखिए ना, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, पेपर बन रहा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा लीकेज तो आप प्रिवेंट कर ही नहीं आ ही सकते. जाता है. वो आ ही जाएगा. तो अच्छा, अब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, पेपर में फोटो भी आ गई, राइट, डैड इज आल्सो हैप्पी नाउ. तो उसके बाद फिर आप वेयर डिड यू स्टडीड योर एमबीबीएस, वो कहाँ गई? एक्चुअली मेरा जो ड्रीम था वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज था हमेशा से, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट कॉलेज इन दिल्ली एंड टॉप 3 कॉलेजेस इन इंडिया. तो मेरा वहीं पे ही मेरा एम था कि मुझे वहीं जाना है. ठीक है. मुझे एम्स भी नहीं जाना, मुझे वहीं जाना है. अच्छा. तो जब मेरा एग्जाम हुआ तो मेरा बीएचयू में भी हो गया था, सीबीएसई में भी मेरा हो गया था, एफएमसी में भी मेरा हो गया था. तो आई डिसाइडेड कि मुझे मैमसी जाना है, मुझे एम्स भी नहीं जाना. तो मैंने एम्स का पेपर भी मन से नहीं दिया कि यहाँ पे तो जाना ही नहीं है. अच्छा, जाना ही नहीं है. तो मैमसी के अंदर आई एंजॉयड अ लॉट. वहाँ पर जाके इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. 200 बच्चे होते हैं और सारे टॉपर्स हैं. ऑल ऑफ देम आर टॉपर्स. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो मुझे एक बात बताओ, आप अभी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद अगर आपको इन कॉलेज में जाना है, एम्स में या मौलाना आज़ाद में, तो उसके लिए एक और एग्जाम होता है? एक्चुअली हमारे टाइम पर अलग अलग एग्जाम होते थे. अच्छा. अब तो नीट कॉमन हो गया. हाँ, तो उस टाइम सीबीएसई का अलग एग्जाम होता था, एएफएमसी का अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, डीपीएमटी का अलग होता था. ओके. अब तो नीट होता है, सबकी रैंकिंग बेस सबको कॉलेज कॉमन हो गया. तो दैट टाइम इट वाज डिफरेंट. हाँ. तो अब जब आपने एडिशन ले लिया, उसके बाद एमबीबीएस में हाउ डिड यू स्ट्रगल? वो 4 साल कैसे कटे फिर? एक्चुअली 5.5 साल. 5.5 साल. अच्छा. 4.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप. अच्छा. आई थिंक वहाँ जाके ना आपको शॉक लगता है सबसे पहले. हाँ. क्योंकि जो 90% वाला बंदा होता है वो 40-50% के लिए तरस जाता है. और पेरेंट्स समझ नहीं पाते, उनको लगता है तुम्हारा बच्चा तो टॉपर है, ये फेल कैसे हो सकता है. सबको एक बार झटका जरूर लगता है वहाँ पर. क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब आप देखिए ना, इतनी किताबें हैं, इतना पढ़ना होता है आपको, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. आप सीधा वहाँ चले जाते हैं एनाटॉमी लैब में, जहाँ पर डेड बॉडी आपके सामने होती है. एक 17-18 साल के बच्चे के सामने अगर डेड बॉडी है, उसमें से स्मेल आ रही है, उसको काट के आपने स्टडी करना, इट्स नॉट ईजी. तो काफ़ी बारी आपको लगता है फॉर्मलिन की स्मेल आती है, वो आपको चढ़ जाती है पहले, आप फिर घर जाके सोते ही रहते हो 2-3 दिन. अच्छा. तो इट्स वेरी टफ थिंग. लेकिन अल्टीमेटली अगर आप नहीं करोगे तो आप सीखोगे भी नहीं. तो जब आप पहले थे तो आपने एनिमल्स को यूज़ किया, कॉकरोचेस को, रैट्स को. आई थिंक वी शुड थैंक देम कि उनकी वजह से इतना हम सीख पाए. और उसके अलावा जब आप इसमें आते हैं तो जो बॉडीज़ होती हैं जो लोग डोनेट कर देते हैं या जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, वो आपको मिलती हैं. तो आई थिंक वी शुड थैंक देम एज वेल कि उनके ऊपर काम करने की वजह से आप बहुत सारे लोगों की जान आगे बचा पाते हो. तो इट्स अ टफ थिंग, क्योंकि आप फॉर्मलिन होता है, आप को एकदम से नशा सा आ जाता है और आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है. इतनी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी है, डिसेक्शन करनी है. आई थिंक सब लोग नहीं कर पाते. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मेडिसिन में जाना चाह रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से ना जाएं, या उसकी वजह से ना जाएं कि मुझे डॉक्टर बनना है और इसीलिए मुझे मेडिसिन में जाना है. क्योंकि आप ये मान के चले कि ये 12 से 15 साल का सफ़र है ये. और 12 से 15 साल में हो सकता है 10 साल आप दिवाली होली ये सब बनाओगे ही नहीं. आप शायद फेस्टिवल भूल ही जाओगे. हर दिवाली होली पे आपकी इमरजेंसी होगी, आप ड्यूटी पे होंगे. तो आई थिंक द टफेस्ट जॉब जो है वो मिलिट्री मैन की होती है. उसके बाद आई थिंक नर्सिस की होती है, और उसके बाद आई थिंक यही जॉब है आपकी. तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग विच सेपरेट्स यू फ्रॉम द सोसाइटी, आइसोलेट्स यू फ्रॉम द सोसाइटी. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो आपको अगर जाना है, अगर आपके घर में पहले से कोई डॉक्टर्स हैं तो आपको आई थिंक ईजी रहता है, आपको पता रहता है कि क्या होना है. आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली, मुझे पता नहीं था. तो आई थिंक लेकिन ओवरऑल इफ़ यू वांट टू सर्व, तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई प्रोफेशन है भी नहीं. दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जहाँ पर कि आप किसी को क्योर कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं इन सफरिंग. एग्जैक्टली. तो अब आप 4 years यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट टाइम, राइट? आप स्ट्रगल करते हो, आप जैसे बताया डेड बॉडीज से क्या इफेक्ट होते हैं. तो उसके बाद जो आपका इंटर्नशिप ईयर होता है,
तो उसमें क्या यू गेट पेड ऑल्सो फ्रॉम कॉलेजेस या? एक्चुअली फर्स्ट 4.5 ईयर्स में आपके काफ़ी एग्जाम्स होते हैं. हमारे टाइम में 3 होते थे, अब 4 सेमेस्टर्स हो गए हैं. तो हर 2-3 महीने में एग्जाम ही होता रहता है. अच्छा. अभी आज ये एग्जाम है, आज वो एग्जाम है, तो मतलब आप एग्जाम से कभी फ्री होते ही नहीं है. पढ़ते ही रहते हैं. मतलब उसमें जो मेरा एडवाइस रहेगा, जो MBBS कर रहे हैं, उसमें ये रहेगा कि आप स्मार्ट स्टडी करें. डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग, कि सारी किताबें पढ़ लो. उसके लिए आपको अपने सीनियर्स के साथ टच में रहना है, अपने टीचर से पूछना है. आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं बहुत कम लोगों से बात करता था, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को. तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, तो मुझे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हुई. अच्छा. लेकिन अगर आप लोगों से डिस्कस करेंगे अपने सीनियर्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, तो आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप आई थिंक बेटर बिहेव कर पाएंगे 4.5 ईयर्स के अंदर. अब जब इंटर्नशिप वाला टाइम आता है, उसके अंदर आपको बेसिक स्टाइपेंड मिलता है. हमारे टाइम में 7,000 रुपये महीना मिलते थे. अच्छा. दैट वाज 2002 में 7,000 महीना यू गेट एज स्टाइपेंड. अच्छा. अभी शायद मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार रुपये मिलता है. अच्छा. और कितने घंटे काम करते थे उस टाइम पर? देखिए एक्चुअली क्या है कि इंटर्नशिप जो होता है वो कहते हैं ना कि डायमंड बनना है तो रगड़ना पड़ेगा आपको. तो मेरे को टीचर ने ही समझाया था कि बेटा अगर 1 साल आपने रगड़ लिया अपने आप को, तो ये आपको कितने टाइम हेल्प करेगा आपको पता नहीं है. तो आजकल लोग इंटर्नशिप ढंग से करते नहीं है. उनको लगता है PG की तैयारी करनी छोड़ दो, इंटर्नशिप प्रॉक्सी कर लो, घर से कर लो. गलत कर रहे हो आप, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्था, ये सारी ब्रांचेस शायद कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा इनमें जाने का. अगर आपका प्लान नहीं है इसमें PG करने का, तो फिर वो जितनी आप इंटर्नशिप में सीख रहे हो वही आपको पूरी लाइफ हेल्प करने वाला है. हाँ. तो इंटर्नशिप को आपको ना पूरा डेडिकेटेड तरीके से करना चाहिए. उसमें आप जिस भी पोस्टिंग में जा रहे हो उसका पूरा बेनिफिट लो आप, क्योंकि अदरवाइज शायद दूसरा मौका आपको उस ट्रेनिंग का कभी मिलेगा नहीं. क्योंकि 1 महीने की अगर आपकी ENT पोस्टिंग है, 1 महीने की आपकी ऑप्था पोस्टिंग है, 1-1.5 महीने की आपकी गायनी पोस्टिंग है, तो शायद गायनी आप करोगे ही नहीं. तो आपको फिर कभी पता ही नहीं होगा कि गायनी में होता क्या है. सो अक्रॉस योर इंटर्नशिप यू गो इनटू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. 1-2 महीने के लिए. 1-2 महीने आप मेडिसिन में जाते हैं, 1-2 महीने आप गायनी में जाते हैं, 1-2 महीने आप सर्जरी में जाते हैं, 15 दिन 1 महीना आप ENT में जाते हैं, 15 दिन 1 महीना ऑफ्था में जाते हैं, PSM में जाते हैं, आप बहुत सारी पोस्टिंग्स में जाते हैं. तो आप सारी पोस्टिंग्स का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने इसको बाईपास कर दिया, PG में आप आ भी गए, तो आई थिंक आप एक बहुत बड़ा चंक आप लूज कर जाएंगे, जो कि आपको आगे मेडिकल प्रोफेशन में जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी. आई थिंक तो वो 1 साल ऐसा है जब आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे PG किस में करना है. यही तो चीज़ है. आप इंटर्नशिप कर नहीं रहे, PG आपने डिसाइड कर लिया ऑर्थो में करना है. फिर जब आपने इंटर्नशिप ढंग से नहीं करी, जब ऑर्थो में गए तो लगा ये तो ठीक नहीं है, फिर तो आप फंस गए. तो कम से कम इंटर्नशिप तो ढंग से कर लो. उसके बाद 1 साल ड्रॉप कर लेना, कोई इशू नहीं है. लेकिन आप सोचते हैं कि 1 साल ड्रॉप नहीं करना, इंटर्नशिप के अंदर ही हमें एग्जाम निकालना है, तो इंटर्नशिप छोड़ देते हैं. तो आई थिंक वो मिस्टेक है. इंटर्नशिप ढंग से करना चाहिए आपको, अच्छे से करना चाहिए. अच्छा, जब आपने अब इंटर्नशिप करी तो आपने उस टाइम पे डिसाइड किया था मुझे सर्जन बनना है? नहीं, ये भी यूनिवर्स का डिसीजन था. अच्छा. आई नेवर वांटेड टू बिकम अ सर्जन. मेरे को तो मेडिसिन में जाना था. अच्छा. एंड दैट टू जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो उस टाइम आई थिंक फिर एक मैसेंजर 2 मुझे मिला. आई थिंक व्हेन ड्यूरिंग माय MBBS वी गॉट मैरिड एज वेल. शी वाज अ गायनिक, तो उसका गायनी में हो गया था. तो मेरे पास था कि करना तो पड़ेगा ही, छोड़ सकते नहीं है. 1 साल ड्रॉप नहीं कर सकते अब. तो जब मैं अंदर जा रहा था तो 10 लोग की ट्रिप जाती है अंदर. तो मैंने अपने फ्रेंड के फादर से पूछा कि सर पल्मोनरी मेडिसिन अच्छी ब्रांच है क्या? उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, इंडिया में तो TB भरा पड़ा है, आप बिजी रहोगे. मैं अंदर गया तो मेरे से आगे 3 लड़कों ने 3 सीटें थी, पल्मोनरी मेडिसिन ले लिया. और मेरे को उन्होंने बोला कि आपकी लेडी हार्टिंग में सर्जरी बची, लेनी है क्या? बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन एंड यूनिवर्स अगेन गेव मी नो ऑप्शन. तो मुझे सर्जन बनना नहीं था और उधर मैरिज होने वाली थी, तो मैंने ले लिया वो. तो मैं सर्जरी में चला गया. एंड फर्स्ट मंथ आई वॉज डिप्रेस्ड लाइक हेल. एक तो लेडी हार्डिंग चला गया, वहाँ पे सारी फीमेल्स ही थी, वहाँ पे मेल स्टूडेंट्स होते ही नहीं है. और सेकेंडली जब मैं सर्जरी में गया, मैंने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं था. तो फर्स्ट मंथ वॉज वेरी टफ, क्योंकि दैट वॉज नॉट प्लान्ड बाई मी. लेकिन जब मैंने फर्स्ट सर्जरी अपनी की 2nd मंथ में, तो मुझे लगा मुझे तो यही करना था. तो आई थिंक आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, हमेशा 100% एफर्ट करो, और उसके बाद जो आपको मिलता है उसको आप एक्सेप्ट कर लो. ये मेरा फंड वो मोटो रहा. आई थिंक आई हैव एंजॉयड इट. ये एक फेज रहा जब आपके पास सर्जरी अपने आप ही आ गई और यस, सर्जरी वाज फोर्स्ड ऑन मी, बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. क्योंकि मुझे बाद में लगा कि मैं तो इनबॉर्न सर्जन ही हूँ. इनबॉर्न सर्जन. लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये सर्जरी में कहाँ फंस गए यार, मेडिसिन करते हैं अपना आराम से. सर्जरी का फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर रोज ही ड्यूटी पे रहते हो, एंड दैट इज़ द टाइम यू आर वेरी बिजी. तो मैं सबको एक एडवाइस और देना चाहूँगा, अगर आप PG में हैं तो आप मैरिज ना करें, अदरवाइज आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे. यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर स्पाउस, अल्टीमेटली आप सेपरेट ही हो जाएंगे. तो दैट इज़ द एडवाइस कि अगर आप PG कर रहे हैं तो आप डोंट गेट मैरिड. ये मैंने गलती की थी और उसका मुझे भुगतान भी मिला. तो आप ये सब मत करना. गॉट इट.
तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे यूजुअली बच्चे करते क्या फिर? व्हाट इज दैट फेज, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दोस 2-3 years? आई थिंक इन इंडिया में क्या होता है कि सर्जरी जनरल है. फॉरेन कंट्री के अंदर सर्जरी के भी डिविजन्स होते हैं कि कुछ को भेजा जाता है अपर जीआई सर्जरी, लोअर जीआई सर्जरी, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट एंड ट्रॉमा, कैंसर सर्जरी. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में कॉमन होता है, सब कुछ आप देखते हो तो आपके ऊपर होता है आप कितना उसको ग्रैस्प कर सकते हो. अगेन मेरे बॉस ने मुझे यही सिखाया था कि अगर हीरा बनना है तो रगड़ लो अपने आप को 3 साल, फिर पूरी लाइफ एंजॉय करोगे. तो मैंने अपने आप को रगड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है. पहले 2 साल तो बहुत रगड़ाई की. अच्छा. और आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. उसी वजह से जब मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए थे. मुझे ये समझ में आ गया था कि देखिए सर्जरी सबको ही कर सकता है. तो मुझे ये सिखाया गया था कि पहले 5 साल आपको सर्जरी सीखने में लगेंगे, उसके बाद 5 साल आपको लगेंगे कि ये सीखने में कि सर्जरी कब करनी है, और उसके बाद आपको पूरी लाइफ इसमें लग जाएगी ये सीखने में कि सर्जरी कब नहीं करनी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी कब नहीं करनी. अनलर्निंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट. तो अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, हम सर्जरी करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं, लेकिन कब हमें नहीं करनी है वो चीज़, आई थिंक वो चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली और वो अभी तक मैं अप्लाई करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मैंने सीखा. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम होता है, जैसे आपकी इंटर्नशिप में यू वर गेटिंग पेड 7,000 है ना, जो आज के टाइम पे बच्चों से 18-20 हज़ार मिलते हैं, है ना, 4th ईयर में. तो जब पीजी चल रहा होता है आपका, पीजी में वी एज अ स्टूडेंट पे टू कॉलेज और द कॉलेज पेज? नो, वी गेट अ स्टाइपेंड एज वेल इन पीजी. अच्छा. उस टाइम मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में 18-20 हज़ार रुपये मिलते थे हमें, सेकंड ईयर में 20 से 25 और थर्ड ईयर में 25 से 30 के आसपास मिलते थे. अब शायद 40 से 60 के बीच में मिलते हैं. ठीक है. तो वो भी एग्जाम देने के बाद जब आप पीजी कर रहे हो, यू गेट पेड, उस टाइम में पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं. बेसिक खर्चा निकल जाता है. बेसिक खर्चा निकल जाता है आपका, है ना. ओके, गॉट योर पॉइंट. तो अच्छा, अगर अब जब पीजी कर ली मैंने, नाउ आफ्टर पीजी व्हाट हैपेंस, लाइक आप सीधा अपना प्रैक्टिस शुरू करते हो या यू गेट अपॉइंटेड इन हॉस्पिटल्स, कैसे चलता है वो? देखिए अगेन वही चीज़ है कि जब मैं एमबीबीएस में जाने वाला था तो मुझे बोला गया था एमबीबीएस में आ गया तो लाइफ बन गई आपकी. हाँ. एमबीबीएस खत्म किया तो फिर एमएस का एग्जाम हो गया. हाँ. फिर मुझे बोला कि एमएस के एग्जाम में आ गए तो लाइफ बन गई. तो लाइफ बन गई आपकी. जब एमएस पूरा हुआ तो फिर यही हुआ कि अब तो अभी भी आप सड़क पे ही हो. या तो अब 3 साल की और ट्रेनिंग करो जो सर्जरी है उसको सीखने के लिए बिफोर यू गोट इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस. ओके. और आप एमसीएच करो, सुपर स्पेशलाइजेशन करो, कार्डियक सर्जरी में, न्यूरो सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में. तो अगेन यू आर ऑन रोड. तो खाली 3 साल के एमएस करने से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर, अनलेस आपके घर पे आपके फादर सर्जन है, उनका अपना सेटअप है, तो आप उनसे जाके सीख सकते हैं. अगर आप फर्स्ट फैमिली सर्जन्स हैं तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से. या तो 3 years आप एसआरशिप करके सीखें, फिर आप प्रैक्टिस में जाएं, या फिर आप एमसीएच के अंदर चले जाएं, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जीआई सर्जरी, यूरोलॉजी. तीसरा ऑप्शन ये है कि आजकल फेलोशिप्स हैं, आप बाहर जाके 2-3 साल की फेलोशिप्स कर सकते हैं. तो मिनिमल एक्सेस ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक सर्जरी की ट्रेनिंग हो जाएगी, वो आप कर सकते हैं. ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं. आपने क्या चूज़ किया था अपने टाइम पे? देखिए मैंने फिर वही मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे क्या करना है. तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो हमारी बेसिक सर्जरीज हॉस्पिटल में होती थी तो आई लर्नड वेरी फास्ट. तो मुझे लगा अब तो कुछ और करना पड़ेगा, तो सब सीख ही लिया है. तो जो मेरे बॉस थे मैंने उनसे डिस्कस किया, तो आई थिंक मेरा जो थीसिस टॉपिक था वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट था. अच्छा. जो कि प्लास्टिक सर्जरी में आता है. ओके. तो मेरे लगा कि यूनिवर्स इज टेलिंग में कि प्लास्टिक सर्जरी में जाओ. तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन प्लास्टिक सर्जरी. तो मैंने अपनी उससे एग्ज़ाम दिया तो मेरा गंगाराम के अंदर डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी में हो गया. अच्छा, हो भी गया. तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया. 1 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे करना नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी नहीं मुझे नहीं करना है. अच्छा. तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया. सबने मुझे बोला कि तूने गंगाराम का प्लास्टिक सर्जरी छोड़ दिया, तू पागल है. क्योंकि वहाँ मेरे एक सीनियर थे, अगेन यूनिवर्स सेंड अ मैसेज, ही वाज द मैसेंजर. उन्होंने बोला कि यार तू कहाँ डीएनबी में पढ़ा हुआ, तू तो एमसीएच कैंडिडेट है, तो एमसीएच की तैयारी कर. ठीक है. तो मैंने डीएनबी छोड़ के एमसीएच की तैयारी की. मेरा एसएमएस जयपुर में 3rd रैंक आ गया. एमसीएच इज सुपर स्पेशलाइजेशन, सब स्पेशलाइजेशन. ओके. जैसे कि एमएस है ऐसे एमसीएच होता है, उससे आगे ओके. एमडी के बाद डीएम होता है. ओके. तो जब मेरा वहाँ पर आ गया तो मैं घर आके तैयारी कर ली मैंने कि अब तो वहाँ जाना है. मेरे को एक दिन पहले फ़ोन आया कि सर वो पहले 2 लड़के तो आ गए, अब आप आएंगे क्या? तो मैंने चेक भी नहीं करा किसका फ़ोन आया. अगेन यूनिवर्स मैसेज, तो मैंने छोड़ दिया, मैं गया नहीं. आपने छोड़ दिया ऐसे? आई डिडंट गो, आई डिडंट चेक. अच्छा. उसी टाइम ही जो आई थिंक मैसेंजर 2 था जिनके साथ आई वॉज मैरिड, शी प्लान समथिंग फॉर सिंगापुर. उसने कोई सिंगापुर का इंटरव्यू दिया, मुझे बोला आपको भी देना है. हाँ. तो उसकी वजह से आई थिंक आई वेंट टू सिंगापुर. ओके. अदरवाइज मेरा कोई सिंगापुर में जाने का भी कोई प्लान नहीं. अच्छा. तो यूनिवर्स सेंड मी अ मैसेंजर उसके थ्रू. शी वेंट टू सिंगापुर, आई वेंट टू सिंगापुर विद हर. और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग ही पूरी चेंज हो गई फिर. ओके. तो वहाँ पे मैंने मिनिमल एक्सेस ट्रेनिंग की इन
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अच्छा। एंड आई लर्नड अ लॉट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। वहीं पे मेरा इंटरेस्ट फिर मेरी नेक्स्ट ब्रांच में आया जो आजकल मैं करता हूँ, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा, एक चीज़ मुझे अब आई अंडरस्टूड कि पीजी में भी आपको पैसे मिलने शुरू हो रहते हैं साथ साथ, लाइक आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, प्लस यू गेटिंग पेड एज वेल, है ना? तो अब जब एमसीएच करने गए सिंगापुर, वहाँ पे भी वही डिड यू गेट पेड? इट वाज टफ, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती। अच्छा। बल्कि काफ़ी बारी आपको फेलोशिप करने के लिए पेमेंट देनी होती है। ओह, तो मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने CTVS में 5 ईयर का जो कोर्स था वो ज्वाइन करने के हिसाब से मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की। तो आफ्टर 1 ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो करना नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा इसको छोड़ो यार, कुछ और देखते हैं। तो वहाँ पे फेलोशिप्स थी, तो मैंने एक जगह जाके NUH हॉस्पिटल में बात की फेलोशिप में, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन भी हो गई। बट जो सिंगापुर मेडिकल काउंसिल थी, उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे। बोले आप तो एज अ फुल टाइम जॉब करने आए हो, आप फेलोशिप में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा कंप्लीट से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया था फिर। ओके। तो दे डिनाइड इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 3 महीने वेट करते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी मीटिंग होगी फाइनल, हम आपको बता देंगे। हाँ। आप स्पॉन्सर लेके आइए। मैंने कहा मेरे पास तो स्पॉन्सर है ही नहीं, हाँ। मैं तो 1.5 साल से सिंगापुर में ही हूँ। तो अल्टीमेटली पता नहीं क्या हुआ उनको, अगेन यूनिवर्स का कोई मैसेज होगा कि उन्होंने मुझे एक दिन पहले बोला कि आप कर सकते हो, और आपका स्पॉन्सर NUH ही है। अच्छा, तो जबकि आज तक कभी हुआ ही नहीं था वो। ओके। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैड हैपेंड कि मेरे को स्पॉन्सरशिप हॉस्पिटल से ही मिल गई। हॉस्पिटल से मिल गई। और मेरे को फिर बॉस ने बोला कि यार सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आप सिखा दो। तो जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में पैसे इकट्ठे किए थे, तो देन आई यूज दैट मनी फॉर ट्रेनिंग। फॉर ट्रेनिंग। तो फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे कोई सैलरी नहीं मिली, 1 ईयर की ट्रेनिंग थी। अच्छा। तो पता नहीं क्या हुआ, बॉस सेट की लास्ट 6 मंथ्स में वी विल गिव यू सम स्टाइपेंड। अरे वाह। तो उन्होंने $2,500 उस टाइम 1 लाख रुपए के बराबर होते थे। हाँ। वो मुझे स्टाइपेंड मिला, तो मेरा 6 महीने फिर उसमें निकल गए। 6 महीने उससे निकल गए फिर आपके। अरे तो अच्छा, तो अब आप सिंगापुर में थे, तो उसके बाद हाउ डिड यू कम बैक टू इंडिया? मतलब लोग यूजुअली वापस आते नहीं है एक्चुअली उसमें बीच में एक स्टोरी है कि अब MIS ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा यार अब और कुछ करें। हाँ। तो फिर हमारी प्लान वाज गो टू US। ठीक तो है। मैंने US के सारे एग्जाम, आपको बहुत पढ़ने का शौक है, मुझे दिख रहा है। नहीं मुझे ये लगता था कि अगर कुछ चीज़ है तो उसमें बेस्ट बनना चाहिए। हाँ। तो आई सिलेक्टेड बेस्ट पीपल। तो बेस्ट सर्जन से मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीख ली। हाँ। अब मुझे बेस्ट सर्जन से और एडवांस सर्जरी सीखनी है। हाँ। तो मैंने US का प्लान कर लिया। USMLE होता है, मेरे बैच के 180 बच्चे US में ही हैं। अच्छा। तो जब मैंने USMLE के तीनों एग्जाम दे दिए, उस टाइम मेरे घर में मेरे फादर बीमार हो गए। माई मदर गॉट इनटू डिप्रेशन ओह। एंड माई फादर वाज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। तो मुझे वापस आना पड़ा 2009 में। ओके। एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे लगा अब तो वापस ही आना पड़ेगा। तो वापस। और वो USMLE हमारा एक एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था, बाकी 2 एग्जाम्स की पैसे दिए हुए थे वो वेस्ट हो गए। ओह। तो फिर मेरी फेलोशिप 3 महीने की बची थी, तो मैंने कहा 3 महीने वापस जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। उस टाइम अगेन यूनिवर्स हैड अ डिफरेंट प्लान। ताइवान से सम डॉक्टर्स केम हु वर वेरी गुड इन बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी। तो मेरा दिस इज व्हेन, व्हिच ईयर? 2009-2010। अच्छा। तो आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो उन्होंने मुझे बोला आ जाओ फेलोशिप, विल गिव यू फेलोशिप। अच्छा। तो एक प्लेटर पे रख के मुझे एक फेलोशिप वहाँ से मिल गई, बट अगेन इट वाज नॉट पेड। अच्छा, फेलोशिप वर्ड आप बहुत बार यूज कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फेलोशिप एंड दिस जो नॉर्मल? फेलोशिप जो होती है वो बेसिकली 6 मंथ्स टू 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। वो एक लोकल हॉस्पिटल ही कराता है, जो जैसे ताइवान है या US है। हाँ। US की फेलोशिप्स 2 ईयर्स की होती हैं, ओके। जो आप USMLE के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन हो जाता है कि आप इस चीज़ के अंदर यू कैन डू द सर्जरीज। डू द सर्जरीज। ओके। तो वो 6 मंथ्स की फेलोशिप करने मैं ताइवान चला गया, एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मी। क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी, पेट काटना सर्जरी के लिए, वेट लॉस के लिए, आई वाज नॉट कन्विंस्ड। इट टुक मी 1.5 to 2 years to get convinced कि मुझे करना ही है। करना है। एंड आई वांटेड टू सी द रिजल्ट्स। आई वांटेड टू सी कि रिजल्ट्स क्या हैं इसके, सर्जरी कैसे होती है। एंड आई थिंक आई विल से डॉक्टर CK हुआंग हु वाज इन ताइवान, उससे पहले प्रोफेसर डेविड लोमांटो सिंगापुर में, जिन्होंने मुझे मिनिमल एक्सेस सर्जरी की ट्रेनिंग दी। आई शुड बी थैंकफुल टू देम कि आज मुझे जो भी स्किल्स आती हैं उन्हीं की वजह से आती है। फिर वहाँ पे जाने के बाद मेरा पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, क्योंकि जब मैं पेशेंट्स को OPD में 40-40 पेशेंट आते थे एक दिन में, और 50-60 सर्जरी महीने की हम करते थे वहाँ पे बेरियाट्रिक। 50-60 महीने। और दे वर द हाईएस्ट सेंटर एट दैट टाइम। बाईपास सर्जरी सबसे ज़्यादा वहीं पर होती थी। अच्छा। सिंगल इंसिजन सर्जरी सबसे ज़्यादा डॉक्टर हुआंग ने ही करी है। ओके। तो वो जो चीज़ मेरी कंसेप्ट था, तो आई रियलाइज कि तो लेप्रोस्कोपी की स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी उनकी। सेकेंडली जो पेशेंट्स आते थे और उनको आप देखते थे खुश हैं, तो मुझे लगता था जब पेशेंट हैप्पी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो है। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आई रियलाइज कि डेफिनेटली इट इज़ अ टूल विच विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। और बहुत हेल्प भी करा लोग, आई थिंक। यस, सिलेक्टेड लोगों के अंदर पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट। यू हैव टू बी सेलेक्टिव, किस में क्या करना है। आपको जो आता है यानी कि वही करना है सब में। यू हैव टू डिसाइड कि किस में क्या करना है।
तो मेरे अंदर यूएस की तो चुल हमेशा से रही थी, हाँ। तो मैंने कहा 1 महीने तो जाना है। 1 महीने जाना तो है। मैं क्लीवलैंड क्लिनिक फ्लोरिडा भी गया था उसके बाद 1 महीने के लिए, अच्छा। क्योंकि दैट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट सेंटर फॉर कोलोरेक्टल सर्जरी। वहाँ पे ओबेसिटी सर्जरी के भी डॉक्टर रोशन था, इज़ अ वेरी गुड सर्जन। अच्छा। तो मैं 1 महीने वहाँ भी गया था ऑब्जर्वरशिप के लिए। दैट वाज नॉट हैंड्स ऑन। हाँ। ऑब्जर्वरशिप में आप ओटी में जाके सिर्फ सर्जरी देखते हैं, आप करते नहीं है। करते नहीं। जबकि ताइवान में आई वाज अलाउड टू डू सर्जरीज, ओके। सिंगापुर में आई वाज अलाउड टू डू सर्जरीज, आई हैड रजिस्ट्रेशन विद द मेडिकल काउंसिल। पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा, आपका कैसा था? बैरियाट्रिक सर्जरी का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हाँ। आई जस्ट थैंक डॉक्टर हुआंग अगेन। पहले महीना उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, हाँ। ही अलाउड मी टू होल्ड द कैमरा एंड डू सम स्टिचिंग। हाँ। फिर एक दिन ही टोल्ड मी यू गो एंड डू सर्जरी, सो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि मैं चले जाऊँ? हाँ, यू गो एंड स्टार्ट। यू गोइंग स्टार्ट। ओके। और वहाँ पर क्या होता है कि जो नर्सेज हैं दे आर वेरी गुड, अच्छा। बट बिकॉज आई डिडंट नो देयर लैंग्वेज, दे डिडंट नो इंग्लिश, तो हमारा कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू था। ओके। बट दैट सर्जरी वेंट वेरी वेल। मतलब मेरे को 1.5 घंटा लगा हाँ। पहली सर्जरी करने में, एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्केर्ड मत रहिए, डॉक्टर वांग इज सीइंग, इफ एनीथिंग इज देयर ही विल कम। अच्छा। तो जस्ट इमेजिन आई एम डूइंग द सर्जरी अलोन विदाउट एनी मेंटोर, एंड गॉड हैज हेल्प मी एंड आई डिड इट वेल। तो जब मैं बाहर निकला तो आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि चलो आज एक बहुत बड़ी चीज़ खत्म हुई। तो मेरे को एक और मैसेज आया कि भाई एक और है, एक और इसके बाद दूसरा भी करना है। अच्छा। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट डे कि मुझे सर्जरी करनी होगी, वो भी दो। तो देन व्हेन वी डिड सेकंड सर्जरी एंड इट आल्सो वेंट वेल। तो अगेन आई से द अगेन द यूनिवर्स थिंग मैसेंजर वाज डॉक्टर हुआंग हु टॉट मी कि आपकी ये स्किल्स हैं, आपको इसको यूज़ करना होगा। तो आई थिंक आई वाज आफ्टर दैट आई वाज वेरी रिलीव्ड कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। अच्छा, कभी आपकी कोई सर्जरी ऊपर नीचे हुई है? देखिए जब मैं इंडिया वापस आया था तो 2013 से आई वाज इन प्राइमस। हाँ। तो मेरे मन में यही था कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे इंडिपेंडेंट करना है। अच्छा। तो उसमें मुझे 1 साल जॉब ढूंढने में लगा फिर, ओके। क्योंकि सब हर कोई जॉब तो मिल रही थी, बट आई वाज आस्क्ड टू वर्क अंडर सम सर्जन हाँ। विच आई वाज नॉट एग्रीएबल। एग्रीबल। ओके। तो अल्टीमेटली मैं थोड़े दिन के लिए आई थिंक वेंट टू उज्जैन। वहाँ पर अच्छा। मैं महाकालेश्वर टेम्पल में था, तो मैं सोच रहा था यार लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पर मुझे प्राइमस हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आप यहाँ पे जॉब है, आप आना चाहते हैं क्या? अच्छा। तो उसी टाइम में प्राइमस आया 2-3 दिन बाद, और वहाँ पे उन्होंने मुझे हेड बना दिया। अच्छा। एंड आई थिंक जो मैम थी, अगेन यूनिवर्स थिंग, मैम इज़ दी मैसेंजर, मिसेज अचला दीवान मैम, अभी भी मैम के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ। अच्छा। एंड शी ट्रीटेड मी लाइक हर सन एंड शी मेड मी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वी पेड बैक, वी डिड वेरी वेल। और अल्टीमेटली उस दौरान आई थिंक 1-2 सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि दे वर द थिंग्स विच वर अनएक्सपेक्टेड। लाइक एक यंग लड़का था 20-25 साल का, उसकी हमने सर्जरी की, 140 किलो वेट था, पैर पूरे छिले हुए थे। अच्छा। तो वेरिकोस वेन्स की वजह से। हाँ। एंड ड्यूरिंग सर्जरी आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल। सर्जरी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में हो गई थी। नेक्स्ट डे ही वॉज अनवेल। तो आई जस्ट फॉलो माई इंस्टिंक्ट्स। इवनिंग में हमने, मेरे को लगा कि दोबारा से करना होगा। वी ऑपरेटेड अगेन एंड वी फाउंड देयर वाज अ स्मॉल होल इन द इंटेस्टाइन, जिसका हमें एग्जैक्ट कॉज उस टाइम पता नहीं चला। मे बी हम जब पोर्ट डाल रहे थे तो उससे शायद हुआ होगा। ओके। तो वी रिपेयर्ड इट एंड देन ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 48 आवर्स, विच वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी एज वेल, इवन फॉर दी फैमिली, क्योंकि अकेला लड़का था, उनके फादर के लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी ये। और अल्टीमेटली गॉड इज काइंड कि ही रिकवर्ड वेल। वो लड़का अभी भी बिल्कुल फिट है। और आई थिंक ये सब चीज़ें जो होती हैं चैलेंजेस, जिसके अंदर आपको भरोसा रख के ना अपना बेस्ट देना चाहिए एंड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि किसी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल भी हूँ। मैं हर सर्जरी से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे कोई शक उसमें बोलने में कोई वो नहीं है। आई डू इट एवरी टाइम। और जिस दिन भी सर्जरी होती है मैं सुबह मंदिर जाके पेशेंट के लिए ही प्रे करता हूँ कि यार इन्होंने मुझे अपनी बॉडी दी है, इससे बड़ा कोई भी मतलब भरोसा या ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको अपनी बॉडी दे रहा है ऑपरेट करने के लिए। तो आई वांट कि उससे बेटर बन के मैं उसको वापस करूँ, कि ये ना हो कि मेरे से कुछ गलती हो जाए और उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वी आर ह्यूमन, वी डू मिस्टेक्स, बट आप अगर सर्जरी से पहले सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं तो आई थिंक इट ही सेल्स थ्रू, ही हेल्प्स यू सेल्स थ्रू। तो वो हुआ। एक और मेरे को इंसिडेंट याद है कि एक पेशेंट, इसकी सर्जरी पहले कहीं हुई थी, इंटरनेशनल पेशेंट थे। अच्छा। अफगानिस्तान से आए थे, 40 किलो उनका वेट रह गया था खाली। 40 किलो वेट रह गया था? सर्जरी से पहले 150 किलो था, तो पता नहीं क्या सर्जरी हुई, बट ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। तो आई थिंक उसकी वजह से उनके इंटरनल फिस्टुला बन गए एंड ही बिकेम लाइक दैट। तो उनकी मदर ने बोला कि सर आप करो जो भी हो, चाहे मर जाए, क्योंकि वैसे ही मरा हुआ है ये। तो हमने उनको एडमिट किया और सर्जरी से एक दिन पहले उन्होंने ड्रग्स ले ली, तो वैसे ही वो टुन हो गए। तो उस दिन मैंने उनको बोला कि हम तो नहीं कर पाएंगे, बट हिज मदर इंसिस्टेड कि सर ट्राई करो, वैसे ही इज डेड, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वी ट्राइड, वी डिड, देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी हमने किया। लकीली गॉड इज काइंड, ही रिकवर्ड एंड आई थिंक ही वेंट बैक वेल। तो एक वही चीज़ एपिसोड था जो मुझे हमेशा याद आता है।
और उसमें काफ़ी लोगों ने इतनी सपोर्ट की उसकी, मतलब जो उनके साथ पेशेंट आए हुए थे, ही हेल्प्ड दैट बिकॉज द मदर वाज हर सेल्फ अ डॉक्टर, शी वाज अ डेंटिस्ट, एंड आफ्टर दैट 3-4 महीने तक मुझे वो मैसेजेस भिजवाती रही कि मेरा बेटा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहता है आपको, कि एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो ये भी मेरे हाथ में तो था ही नहीं। बट मैं हमेशा गॉड को ये कहता हूँ कि मेरे को आप कोई अगर आपको ऐसा लगे कुछ गड़बड़ है तो मेरे को उसका मीडियम मत बनाना। आई एम नॉट अ मीडियम टू गिव सम, आप सजा देनी है आपने किसी को तो मेरे को मत यूज़ करो। और ये ना हो कि मेरी वजह से कोई वेंटिलेटर पे चले जाए या किसी की डेथ हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, मतलब आपने किसी को देना है कष्ट, कुछ भी देना है तो आप उसका मीडियम मुझे मत बनाओ। अगर मुझे मीडियम बनाना है तो वो फिर सही होना चाहिए। और अगर कभी आपने ऐसा मुझे बनाया तो उसके बाद सर्जरी बंद हो जाएगी, सर्जरी बंद हो जाएगी, ये लास्ट ही होगी फिर। ये भी हमारा पैक्ट है अभी तक। हाँ, बट यू टॉक टू गॉड अ लॉट, है ना, आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हो। आई थिंक सबको रखना चाहिए, यूनिवर्स है, वहीं से हम आए हैं, वहीं पे वापस जाना है, आपकी सबकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो उसको आपको मानना चाहिए कि आपको मौका मिला है एज अ डॉक्टर, आई हैव गॉट अ चांस कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शॉर्ट हो जाए। अगर आप कुछ और प्रोफेशन में है तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एज अ डॉक्टर आई हैव अ चांस टू डिक्रीज इट एंड आई एम ट्राइंग वेरी फास्ट कि मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूँ। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बताया, आपने अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, राइट, यू बिलीव अ लॉट इन गॉड ऑल्सो, बट मुझे एक बात बताओ, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे, जो आपका केस था, द पर्सन हू टुक ड्रग्स, है ना, आप ऐसे सिचुएशंस में आपका मेंटल स्टेट क्या रहता है, इससे कैसे मैनेज करते हो?